गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थोड़ा देर हो गया। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? बैंकिंग तो हो गया था हमको जो याद है। अच्छा हाँ, वो एक सम हम लोग आधा बना के छोड़े थे। वो बन तो सम पूरा गया था, उसका खाली 4 लास्ट का शेड्यूल बनाना बाकी रह गया था। तो चलो फिर तो उसमें तो टाइम वेस्ट करने का नहीं है। लिखो, कॉपी निकालो, लिखो शेड्यूल 13। चलो कॉपी निकालो, लिखना स्टार्ट करो। बुक का सम खोल लो, बुक ओपन कर लो और कॉपी निकाल लो। हाँ, और लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सम आपको ऑलरेडी मालूम है। सैटरडे को ही हम लोग सम बना रहे थे। रेडी? बुक कॉपी दोनों निकल गया बच्चों? चलो, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट साइड में 2 आइटम है, खोजो। एक इंटरेस्ट के नाम से है, एक डिस्काउंट के नाम से है। दोनों को एक साथ लिखना होगा। 3 तरह का इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट इनकम में। एक वो इनकम जो आप एडवांस से कमाते हो, एक इन्वेस्टमेंट से कमाते हो, और एक आरबीआई और बैंकों के पास जो पैसा रखते हो उससे कमाते हो। यहां हम लोग आरबीआई और बैंकों से पैसा नहीं कमाए हैं, सिर्फ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है जो एडवांसेस से कमाए हैं। तो आप इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का 2 फिगर मेरे को बताओगे, और यहां लिखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। एक है 72 जो इंटरेस्ट के नाम का है, एक है 42 जो डिस्काउंट के नाम का। डिस्काउंट बिल्स पे आप कमाते हो, इंटरेस्ट एडवांसेस पे कमाते हो। बिल्स को भी एडवांसेस ही बोला जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को एक किया गया है। इसमें एक आइटम माइनस हुआ था, रिबेट बोल के। क्वेश्चन पेपर के लास्ट की तरफ में रिबेट को खोजो, 5000। ये 5000 हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाए थे। जाओ अदर लाइबिलिटी को पलटो। रिबेट तो लाइबिलिटी होती है ना, रिबेट अगले साल की इनकम होती है। इस साल का अनएक्सपायर्ड इंटरेस्ट है, वो मिला अदर लाइबिलिटी में 5000। अगले साल वो इनकम बन जाएगा। ओपनिंग रिबेट ऐड हो जाता है अगर आपको याद हो तो, अगले साल। अभी तो माइनस कर दिए 5000, तो ये आंसर आ गया 1,09,000। क्योंकि आज बैंकिंग खत्म हो जाएगा, हम लोग और एक लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो ये बताओ रिवीजन के लिए, अभी अभी बोले हम, अभी तुरंत आप बोलो, इसके बाद और 2 इंटरेस्ट कौन सा होता है? एक है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और एक होता है इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई एंड अदर बैंक बैलेंसेस। जो मेरा आरबीआई के पास और बैंकों के पास मेरा पैसा पड़ा रहता है, तो उससे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। आई एम ए बैंक, बट आई कैन मेंटेन बैंक बैलेंसेस विद अदर बैंक्स एंड अदर बैंक्स विल गिव मी सम इंटरेस्ट। वो 3 नंबर में आता है। इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट 2 नंबर में आता है, और एडवांसेस वाला इंटरेस्ट आप ऊपर देख रहे हो। अब आप बनाओगे शेड्यूल नंबर 14। क्या नाम था इसका? अदर इनकम। इसमें सबसे बड़ा इनकम कौन सा होता है? कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। फिर बहुत सारे प्रॉफिट लॉस यहीं पे आते हैं। हर तरह के प्रॉफिट लॉस यहीं पे आते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बेच के हुआ हो, रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ हो, बिल्डिंग बेचे गया हो, एक्सचेंज किया गया हो, कोई भी प्रॉफिट लॉस यहीं पे आता है। और बाकी किसी भी तरह का इनकम हो, अदर इनकम, यहीं पे आता है। तो इसको लिखने का तरीका यह है, सबसे पहले लिखा जाता है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कई बार ट्रायल बैलेंस में कमीशन अलग, एक्सचेंज अलग, ब्रोकरेज अलग होता है। कई बार कमीशन ही 3-4 टाइप का होता है, कमीशन ऑन दिस, कमीशन ऑन दैट, कमीशन ऑन दैट, कमीशन ऑन दैट।
याद होगा मैं आपको हमेशा बोलता हूं मिला लेना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए हमने मिला लिया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, वैसे हम कमीशन एक्सचेंज को मिला लेंगे, पर इस क्वेश्चन में अलग अलग नहीं है, एक साथ है। तो आपको प्रेशर नहीं है, आप सिर्फ अमाउंट हमको बोल दो। अब आप प्रॉफिट और लॉस खोजो, पहले प्रॉफिट खोज लो, फिर लॉस खोज लेना। प्रॉफिट को सिंपल में लिखेंगे, लॉस को ब्रैकेट में लिखेंगे। हर वो आइटम जिसके पीछे प्रॉफिट लिखा हुआ है यहीं पे आएगा, हर वो आइटम जिसके पीछे लॉस लिखा हुआ है यहीं पे आएगा। प्रॉफिट ऑन बुलियन, बुलियन इन्वेस्टमेंट होता है। कितना है प्रॉफिट ऑन बुलियन? रुकिएगा 2 मिनट, बच्चों बोलने दीजिए। बुलियन उस फॉर्म ऑफ गोल्ड को बोला जाता है जो ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं है। क्या बोला समझे? बुलियन उस फॉर्म ऑफ गोल्ड को या सिल्वर को बोला जाता है जो ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं है। रॉ बोल सकते हो, कच्चा बोल सकते हो, पर कच्चा माने वैसा कच्चा नहीं, आप समझ गए होंगे। बिस्किट हो, कॉइन हो, बार हो, उन सबको बुलियन बोला जाता है। बुलियन में क्या होता है कि मेकिंग का कोई खर्चा नहीं है, सीधा गोल्ड है, कच्चा गोल्ड है। जैसे अपन सीधा कच्चा सब्जी खरीद के लाते हैं ना, वैसा कच्चा गोल्ड इज बुलियन। वही सब्जी जब पक गया और सब्जी बन गया खाने वाला तो वो हो गया ज्वेलरी। ज्यादा बोल दिए, ठीक है। बताइए प्रॉफिट ऑन बुलियन के बाद प्रॉफिट और नहीं है कुछ भी, ठीक है। बोलो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वेरी गुड, ओनली 1000। और बोलो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा आपको याद होगा ये आप लोगों ने बना लिया ये वाला सम, हाँ? आप खाली इसका शेड्यूलिंग जो है बाकी था वो कर ले रहे हैं। बोलो 30,000। अब आपके प्रॉफिट लॉस को बस इसी तरह से लिखा जाता है। प्रॉफिट लॉस के बाद और जो भी क्रेडिट साइड में इनकम है उसको बस नाम के साथ लिखा जाता है। हम लोग उसको अदर इनकम या मिसलेनियस इनकम बोलते हैं, पर उसका नाम बताना पड़ता है। नाम के साथ अदर इनकम बताइए, मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम तो वर्चुअली नाम नहीं हुआ, बिकॉज मिसलेनियस इज नॉट अ नेम। मिसलेनियस माने ही जिसका नाम नहीं हो। तो ठीक है, अब यही नाम है तो हम क्या कर सकते, यही नाम है तो ट्रायल में, तो ठीक है, अब मैं क्या लड़ाई क्यों करूं। 2700। और कुछ रेंटल इनकम, ये देखिए ये नाम हुआ। अमाउंट ये मेरे को याद है 1200 रुपया ब्रैकेट आया था। आप एक बार वापस से चेक कर लो, क्योंकि मैं अभी अभी पीएल देख रहा था, पीएल में मेरा 1200 ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो आप चेक कर लो, अगर 1200 ब्रैकेट नहीं आया तो कोई आइटम मिसिंग है, उसको ढूंढ लेंगे। और अगर आ गया तो बस ये समझ लो बड़ा सम ऐसे बनता है। आ गया ना, तो कोई भी बड़ा सम का तरीका यही है। अब लिखेंगे हम शेड्यूल नंबर 15 आएगा कि 14? 15। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इसमें 2 तरह का इंटरेस्ट आता है। मैं पहला वाला आपको लिख दे रहा हूं, इंटरेस्ट बोल के नाम दिया है उन्होंने, उसका अमाउंट है 7950। बताइए, सामने में बताया भी नहीं ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हम पे किए हैं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम पे किए हैं। ढंग का सम होता है, ऐसे भी इतना बड़ा सम है ना बेटा, कितना चीज लिख के देगा। इतने में हम लोग कल ही परेशान हो रहे थे। लेकिन इसमें 2 तरह के इंटरेस्ट आते हैं, आप रिपीट करो। एक जो हम डिपॉजिटर्स को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और एक हम जिससे लोन लेते हैं, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो दूसरी बैंक्स हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग लोन लेने को बोलते हैं, और एडवांसेस लोन देने को बोलते हैं। दिया हुआ लोन्स आर कॉल्ड लोन्स एंड एडवांसेस, लिया हुआ लोन्स आर कॉल्ड बोरोइंग्स। याद रखिएगा, ये वर्ड का डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे दोनों ही लोन है। तो इसमें और कोई ब्रेकअप नहीं है, तो हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे।
शेड्यूल नंबर 16 is your operating expenses. बोलिए, सैलरी लिखना चाहोगे कि पेमेंट्स टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज? चलो लिखते हैं, जब इतना बार याद है तो कम से कम लिखें, क्यों नहीं। इसका अमाउंट कितना है? अगला आइटम का नाम याद हो तो बोलो, नहीं तो मैं याद दिलाऊंगा। नहीं, इस सम के हिसाब से नहीं, नॉर्मल। प्रिंटिंग 3 नंबर आइटम है, रेंट एंड टैक्सेस। जाओ देखो खर्चा साइड में कोई रेंट उंट है क्या? इनकम साइड में तो था 600 रुपया, वो तुमने लिख दिया। डेबिट में कोई रेंट, रेट्स, टैक्सेस, लाइटिंग है क्या? नहीं है, तो अब प्रिंटिंग लिख दो। ये भी नहीं है, ओके। तो चलो ठीक है, अब लिख दिए हम तो नील लिख देते हैं, भले नहीं है मेरे पास कुछ भी, नील लिख दिए। एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फी डायरेक्टर फीस के बाद आता है एडवर्टीजमेंट। हाँ, पहले एडवर्टीजमेंट खोज लो, नहीं है। अब डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन ट्रायल में नहीं है, एडजस्टमेंट में है। जाओ एडजस्टमेंट में डिप्रीसिएशन का अमाउंट ढूंढ के लाओ, 5000। अगर आपको याद हो तो ये 5000 का इस साल का डिप्रीसिएशन पुराने प्रोविजन 20,000 को बढ़ा करके 25 बना दिया था। हर साल का नया डिप्रीसिएशन पुराने प्रोविजन को बढ़ा देता है। मैं हमेशा बोलता हूं करेंट ईयर्स डिप्रीसिएशन इंक्रीजेस द प्रोविजन। आपको प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन का क्लास लिए थे सिंगल एंट्री में ग्रुप 1 में, और हम आपको बोले थे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज अब आने वाले दिनों में रोज जरूरत पड़ेगा उसका। सिंगल एंट्री का वो 2 टॉपिक, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर टैक्स, तीनों लिखाया होगा 2-3 टॉपिक। उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा बार बार जाके, बड़ा हेल्प होगा आपको। उसके बाद डायरेक्टर्स फीस एंड अलावेंसेस। अब देखिए डायरेक्टर्स फीस एंड अलावेंसेस का जितना भी आइटम ट्रायल में होता है हम लोगों को जोड़ के एक करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टर फीस अलग, एमडी रेमुनरेशन अलग, डायरेक्टर रेमुनरेशन अलग, ये लोग अलग अलग करके देते हैं। जैसे यहां पे अलग अलग करके दिए थे, इंटरेस्ट को तो तुमने ऐड किया ना, वैसे यहां पे भी अलग अलग दिया हुआ है, तुम उसको ऐड करो, खोजो। अलग अलग पहले बताओ, 1200, 12,000, 13,200। उसके बाद ऑडिटर्स फीस एंड अलावेंसेस, नहीं किया था। ऑडिट में ना एक ही आइटम है, इसमें भी 2-3 रहता है। ऑडिट फलाना, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सब मिला के एक साथ लिखा जाता है। बोलो कितना है? 5,000। अगर लॉ चार्जेस है तो देख लो, नहीं तो मैं पोस्टेज लिखने जा रहा हूं। पोस्टेज देखने से लग रहा है कि बहुत सारा आइटम हो गया, और कोई आइटम अगर बचा हुआ है तो आप देख लो। ट्रायल के डेबिट साइड में देखना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पे 43,500 लिखा है ना बेटा, उसके नीचे नीचे की तरफ डेबिट साइड में देखते जाओ। कुछ भी खर्चा का आइटम अगर बच गया हो तो हम उसको अदर्स में लिख देंगे। 5,000 लिख दिए थे ना, 1,000 तो लिख ही दिए थे, वो तो पहले ही लिख दिए थे।
सब हो गया, टोटल कर दो। पीछे जो पीएल का आंसर है उससे मैच कर लो, ये चारों फिगर पीएल में सेम टू सेम है कि नहीं है सेम टू सेम, तो अपना ये सम कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके साथ आप ये समझ लो हम लोगों का बैंकिंग कंपनी का मेन जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब बैंकिंग कंपनी में एक अडेंडम लेक्चर है, उसको बोलते कैपिटल नया लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या फिर से? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब क्योंकि 4-5 क्लास हो गया बैंकिंग कंपनी का, अकाउंट्स तो आप सीख ही रहे हो, हम बहुत सारा चीज और भी बताते हैं। आप एक चीज नोटिस किए क्या कि एक बैंक जो पब्लिक को लोन देती है उसके लिए 2-3 जगह से पैसा जुगाड़ती है। बताइए कहां कहां से? एक तो डिपॉजिट से, एक बोरोइंग से, और एक शेयर होल्डर से। बोरोइंग में आरबीआई भी आ गया बेटा, अलग से आरबीआई मत बोलो। बोरोइंग वो बैंकों और आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही तो ले पाती है। और एक होता है शेयर होल्डर से, जिसको शेयर कैपिटल बोलते हो ना, वहां से फिर पब्लिक को लेंड करती है। अब आप सोचो इसमें किसका पैसा तीनों में सबसे ज्यादा केयरफुल रखने की जरूरत है? डिपॉजिटर्स का पैसा, क्योंकि वो गरीब आदमी है। शेयर होल्डर अमीर आदमी है, शेयर खरीद रहा है, वो रिस्क भी ले रहा है। शेयर होल्डर माने ही इज टेकिंग अल्टीमेट डिग्री ऑफ रिस्क। उसका रुपया डूब भी जाए तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बोरोइंग का पैसा भी डूब जाए ना, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबना चाहिए। इसी के लिए डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे, इसी के लिए सीआरआर 4%, कि भाई टोटल डिपॉजिट का 4% आरबीआई के पास सीआरआर में पड़ा हुआ है। एसएलआर 18.5%, टोटल डिपॉजिट का 18.5% पैसा लिक्विड असेट में पड़ा हुआ है। मतलब ठीक ठाक हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, नहीं? और उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चों कि एक बैंक में शेयर होल्डर का जो पैसा है, कैपिटल आप जिसको बोलते हो, वो एडिक्वेट रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इंडिया तो कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री, इंडिया में तो कैपिटल का ही तो अभाव है, मनी कैपिटल का अभाव है, मैन कैपिटल का अभाव नहीं है। तो कैपिटल का ही तो अभाव है, तो कैसे एडिक्वेट रखेंगे? उसी में एडिक्वेट रखो। सर कैसे? आंसर ही शेयर होल्डर से पैसा जुगाड़ करो। सर शेयर होल्डर और पैसा नहीं दे रहा है तो फिर उतना बड़ा मत करो बैंक को, जितना बड़ा बैंक है उतना ही रखो, ज्यादा एडवांस मत दो, कंट्रोल में करो धंधा। अब खाना अगर कम है तेरे पास तो कम ही ना खाओगे जी, खत्म करो बात को। तो आरबीआई ने एक बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया। डेवलपमेंट एक्चुअली फॉरेन कंट्री से आया, हम लोग अडॉप्ट किए उसको। और उसमें यह बोला जाता है कि एक बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अपना निकालना पड़ता है, और उसका एक अजीब सा फॉर्मेटिंग, अजीब सा तरीका है। आप लोग जब सुनोगे ना तो 60 समझ में आएगा, 40 आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लॉजिक तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटेशन समझ में आ जाएगा, और उतने से ही माने जितना आपको समझ में आएगा ना, उसी से आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। ये पहला चीज है बैंकिंग में जो आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब मैं नहीं समझा पाऊंगा। सो मैं नहीं समझा पाऊंगा का मतलब ये नहीं कि मेरे को नहीं मालूम चीज, आई नो इट वेरी वेल, यू आर अ लिटिल, जिसको बोलते हैं ना कि
यू आर ऑफ अ लिटिल टेंडर एज टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। हाँ, बच्चे हो तुम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुन्ना। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब तुम फाइनल में रहोगे, सीए बन जाओगे, बैंकिंग का नॉलेज होने लग जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि साला कितना जबरदस्त चीज था। ठीक है, इसमें हम आपको जितना इंफॉर्मेशन देंगे, वो इंफॉर्मेशन जितना देंगे, माइंड इट, कॉन्सेप्ट पूरा देंगे, वो तुमको 60-40 समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन हम तुमको सिर्फ 10% देंगे, 100% नहीं, 10%। उससे तेरा काम चल जाएगा। सर बाकी 90% इंफॉर्मेशन लेना हो तो मान लीजिए मेरे को चाहिए, स्टडी मॉड्यूल है ना इंस्टीट्यूट का, उसको उठा करके पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो वेबसाइट जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो .rbi.net माने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ इंडियन बैंक्स मारिएगा, उसमें आरबीआई का वो वेबसाइट खुलेगा। हाँ बोलो यार, इतना तो इंटरनेट यूज करते हो। अभी कुछ और खोल ले बोले टिकटॉक फिकटॉक फट से खुल जाएगा। तो वहां जाइएगा, वहां पे तुमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का एक तो 20 पेज का नोट मिलेगा। 20 पेज के नोट को हम आपको आधा पेज में पढ़ाने वाले हैं। अब आप समझ जाओ, 5% 10% ही तो हुआ ना। फिर इंस्टीट्यूट ने भी बोला बच्चों को इतना ही बताओ, इंस्टीट्यूट अपना बुक में भी उतना ही लिख के दिया बच्चों के लिए, फिर बोला बाकी देखना है तो अपेंडिक्स में देख लो। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लोग क्या बोलना चाहता है। ठीक है, इवन हम श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि जो बड़े बड़े बैंकों के जो बड़े बड़े सीईओज हैं ना, मेट भी आदित्य पुरी ऑफ HDFC बैंक या अमिताभ चौधरी ऑफ एक्सिस बैंक, उनको भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कंप्यूटेशन करने के लिए जो 100% डेटा चाहिए, वो डेटा उनको नहीं मालूम होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सब जानते हैं, वो लोग तो मास्टर हैं, हम लोग से बहुत बड़े, दे आर बिग प्लेयर्स, दे आर इनटू दिस डे इन डे आउट। लेकिन उसमें जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है ना, वो किसी को याद रह ही नहीं सकता, वो इतना गंदा परसेंटेज है। ठीक है, 60-70 तो परसेंटेज है अलग अलग आइटम का, कैसे याद रहेगा। 4 तो डिप्रीशिएशन का रेट याद नहीं रख पाते, 40 रहेगा तो कैसे याद रहेगा, 40 तो फिर भी हो जाए, 70 कैसे होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज। इवन वो लोग भी जब कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, जैसे मान लो आज HDFC बैंक को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो उनका वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो इंटीग्रेटेड रहता है। मतलब उनका अकाउंट्स में जो डेटा आता है ना, उस डेटा से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकल के आ जाता है। माने वंस दे प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड P&L ना, दे विल फाइंड आउट दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, उनको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, सॉफ्टवेयर में अपडेटेड रहता है। डिड यू अंडरस्टैंड। तुम क्योंकि सॉफ्टवेयर लेके नहीं जा सकते, तेरा दिमाग ही तेरा सॉफ्टवेयर है, तो तुमको वो सीखना क्लासरूम में पड़ेगा जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ओके, अब आइए मैं वापस से वहीं चलता हूं जहां से मैं स्टार्ट किया था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में यह बोला जाता है कि एक बैंक का कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। कैसे इनफ, कितना इनफ, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ा रहे क्यों इनफ, क्यों होना चाहिए कैपिटल इनफ। आंसर इज शेयर होल्डर का पैसा ज्यादा रहेगा, वो पहले डूबेगा, डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबेगा या कम डूबेगा या बाद में डूबेगा। तो डिपॉजिटर का पैसा को सेफ रखने के लिए मालिक लोगों का पैसा को ज्यादा रखने का यह कोशिश है। जैसे आप लोग अगर एफएम की क्लास में कहीं भी जाते होंगे या कभी अकाउंट्स में, पता नहीं मैंने कभी बोला कि नहीं, डेट इक्विटी रेशियो अगर बहुत हाई है तो कौन हाई है, डेट की इक्विटी। अगर किसी का डेट इक्विटी रेशियो हाई है, डेट हाई है इक्विटी कम है, तो डेट जिसका हाई है उसका इंसॉल्वेंट होने का चांस ज्यादा है। इसीलिए बोला जाता है इक्विटी ज्यादा रखो, डेट कम रखो। आप उन कंपनियों के शेयर का दाम देखिएगा मार्केट में जिनका इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है। अगर डेट फ्री कंपनी है ना, दैट इटसेल्फ इज एन इंफॉर्मेशन विच टेक्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अप।
इस कंपनी में डेट नहीं है, माने ये कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होएगी, साला वो रिस्क तो खत्म हो गया। बाकी जिसमें डेट है उसका खराब दिन आएगा तो वो कंपनी इंसॉल्वेंट होकर डूब सकती है। तो एक खराब बात उसके साथ अटैच है ना, जिसके बैलेंस शीट में डेट है, और जिसकी बैलेंस शीट में डेट नहीं है उसके साथ एक अच्छा बात अटैच्ड है, तो उसका तो उसके शेयर को प्रीमियम मिलना चाहिए ना बेटा। उसी कॉन्सेप्ट पे ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की कहानी बिल्ड होती है। एसी बंद कीजिए। सुनिए, आईसीएआई ने, अगर आरबीआई ने क्या बोला जो आईसीएआई ने आपको बोला, पढ़ाओ। आरबीआई ने बोला हर बैंक को अपना टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल निकालना पड़ेगा। सर कैसे? अभी पढ़ेंगे। सर ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। जैसे आप कोई दिन नेट असेट्स टेकन ओवर कैलकुलेट करते थे पार्टनरशिप में, तो एक प्रोसेस आपको मैं देता था, आप कैलकुलेट कर लेते थे, बोलिए हाँ या ना, बस वैसे कैलकुलेट कीजिए, प्रोसेस हम देंगे। टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैसे? अभी हम आपको प्रोसेस देंगे। मैं बोलूंगा करेंट असेट्स कैलकुलेट करो, तो तुम कैलकुलेट कर दोगे कि नहीं बताओ बैलेंस शीट में। मैं बोलूंगा ऑल इनकम्स कैलकुलेट करो, तुम कर दोगे ना। बस वैसे ही टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेट करो, तुम कर पाओगे। टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को ऐड कर दिया जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने के लिए। मान लो अपनी टीयर 1 कैपिटल है 1000 करोड़, टीयर 2 कैपिटल है 200 करोड़, तो अपने बोलेंगे आवर टोटल कैपिटल इज 1200 करोड़। अब ये कैसे निकलता है, ये अपना लेक्चर है, वो मेरे बुक में 1 पेज में दिया, मैं आपको पढ़ने बोलूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा होल्ड करो, एक बार चीज को समझने की कोशिश करो। इतना समझाएंगे तो 60% समझ में आएगा। उसके बाद आपको एक फिगर निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रिस्क वेटेड असेट्स। सर ये क्या है? ये भी वैसे ही एक इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट करना है, प्रोसेस हम बताएंगे। प्रोसेस हम बताएंगे। रिस्क वेटेड असेट मतलब मेरा जो असेट साइड में पैसा लगा हुआ, असेट साइड में तो पैसे लगाते हैं ना, लाइबिलिटी साइड से तो हम लोग पैसा बोलो लेते हैं, असेट साइड में हम लोग पैसा लगाते हैं। असेट्स खरीदने में पैसा लगता है, बैंक तो आपको लोन देता है, क्लियर बोल रहा हूं मैं। तो बैंक से लोन लेके बिल्डिंग खरीदा जाता है, तो बैंक इज योर लाइबिलिटी एंड बिल्डिंग इज योर असेट। तो आपका जो वेरियस असेट्स है, वेरियस असेट्स वो कितना डिग्री ऑफ रिस्क में है, वो आरबीआई ने परसेंटेज बताया है 70 ठो। उसमें से 5-6 परसेंटेज तुमको इंस्टीट्यूट ने बोला याद कर लो, वो तुमको हम याद करवाएंगे, ठीक है। तो आपकी असेट कितनी रिस्क में है उसको रिस्क वेटेड असेट बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका एक फॉर्मेट हम दे देंगे। मान लो अपना टोटल रिस्क वेटेड असेट आया 9000, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 1200 बाई 9000। 1200 क्या है? टोटल कैपिटल, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 इंपॉर्टेंट कैपिटल, टीयर 2 वीक कैपिटल। टीयर 1 वो जो स्ट्रांग है, टीयर 2 थोड़ी कमजोर कैपिटल है। पढ़ोगे तो समझाएंगे अभी धीरे धीरे, अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, स्टार्ट हुआ है। तो टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल का एक प्रोसेस है निकालने का, आरबीआई ने डिजाइन किया है। ये रूल बदलते रहते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आज के 6 महीना के बाद आरबीआई ने इसको बदल दिया हो। इस एग्जाम के लिए तुमको वही पढ़ के जाना है जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, अगले एग्जाम तक ये बदल सकता है, परसेंटेजेस बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के परसेंटेज में नहीं बोला कितना बार बदले हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट याद है ना, 25, 40, 100 वाला, वो सब वैसे ये भी बदलता रहता है। इवन टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के इंक्लूजन बदल जाते हैं, ठीक है। आप अभी वही पढ़ के जाओगे जो आपको एग्जाम में देना है, ठीक है। तो टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब आप बोलो दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में, ये परसेंटेज में निकलता है,
तो आप दोनों को डिवाइड करो और परसेंटेज में बताओ। 1200 बाई 9000 करके परसेंटेज में बताओ। 13.33%। 13.33% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी एनफ। इट इज वेरी वेरी गुड। अगर इतना परसेंट आपकी कैपिटल है तो वो गुड मानी जाती है। बुक में, अच्छा एग्जैक्ट आज के दिन आरबीआई कितना परसेंट मांगता है ये वो सब हम आपको बता रहे हैं। पहले बुक में जाओ, जहां पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लिखा हुआ है उसको देखो, और अभी जो देख के पढ़ोगे वो 20% ही कंप्लीट होगा। इसके बाद हम फिर बोलेंगे। आधा मिनट रुको। पढ़ लिए। अब एक बार टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या चीज आता है जरा उनके नाम देखो, एक 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 करके, धीरे धीरे करके कोशिश करो कि ये तुमको याद हो जाए। टीयर 1 कैपिटल का पहला आइटम बताओ, देख के बोलो बेटा। पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट में कहां होता है? बोलो बोलो सर। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल में सबसे पहला आइटम होता है, ये वही वाला अमाउंट है। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट माने लेके आया जाता है। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ, लेस इंटेंजिबल असेट्स एंड लॉसेस। इंटेंजिबल असेट्स अगर आपकी बैंक के पास कुछ भी है उसको यहीं से माइनस कर दिया जाएगा। कोई अगर कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस है जिसको आप पीएल डेबिट बैलेंस बोलते हो, यहीं से माइनस कर दिया जाएगा।
ठीक है, नेट पेड अप कैपिटल आ गया, नीचे माइनस, और देखो क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक एक करके नाम देखो। नाम देखे, बोलो पहला नाम क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व। कितना है, कितना बोलते हैं जानते हो? स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना होता है, माने कैसे बनाया जाता है? तो बन बन के बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है, आपको मालूम ही है। वो अमाउंट लाके यहां पे लिख देना है। अपना पैसा है ना, कमाया हुआ पैसा है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं टीयर 1 कैपिटल इज स्ट्रॉन्ग कैपिटल, आवर ओन कैपिटल, आवर शेयर होल्डर्स मनी, कमाया हुआ, रियल में कमाया हुआ पैसा, या आप बोल सकते हो मालिक लोगों से मांगा हुआ पैसा। 3 नंबर आइटम देखो, अदर रिजर्व्स, नहीं 3 नंबर इज कैपिटल रिजर्व, 2 नंबर नहीं बोले, सॉरी 2 बोलो पहले। कैपिटल, मैं 1 और 2 वैसे बोल रहा था, 1 नंबर कैपिटल हो गया, 2 नंबर स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया। कैपिटल रिजर्व अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के 1-2 सोर्स अपने क्लास में डिस्कस किए हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर के वक्त कैपिटल रिजर्व पैदा होता है, नेटो गुडविल पीसी में भी कई बार कैपिटल रिजर्व पैदा होता है, याद होगा आप लोगों को। तो वो जो कैपिटल रिजर्व है ना, वो ट्रू रिजर्व माना जाता है, टीयर 1 कैपिटल माना जाता है। लेकिन जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है कैसे पैदा होता है बताओ? आप पढ़े हो, असेट को रिवैल्यू करके, जैसे मान लो अपने पास एक बिल्डिंग है 500 करोड़ की, हम लोग उसको रिवैल्यू करके 600 करोड़ बना दिए, तो 100 करोड़ का जो प्रॉफिट होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाता है। क्या आपको लगता है ये सही टाइप का रिजर्व है, मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का रिजर्व है, कमाया हुआ रिजर्व है? आपको लगता है? नहीं लगता है। पर है तो रिजर्व ना, दाम तो बढ़ा है ना असेट का, नहीं समझे? इस तरह के रिजर्व को टीयर 2 कैपिटल में रखा जाता है। किसको? रिवैल्यूएशन रिजर्व को। और बाकी जो कैपिटल रिजर्व हैं वो टीयर 1 कैपिटल में रखे जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं समझाने का बेटा, इतना बोलेंगे तो 60% आएगा समझ में, ठीक है? आपका काम हो जाएगा, आपका 30% भी समझ में आने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? उसके नीचे देखो अदर रिजर्व्स, नाम याद है? जैसे हम लोग प्रॉफिट होता था तो जनरल रिजर्व वगैरह में पैसा डालते ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व में तो फिक्स परसेंटेज डालते हैं, अदर रिजर्व्स में मन होता है कंपनी का तो वो लोग डालते हैं, पर वो भी तो कमाया हुआ ही तो पैसा। मुन्ना मोबाइल बंद कर, वो भी तो कमाया हुआ ही तो पैसा है ना, तो इसलिए ये भी टीयर 1 कैपिटल है। और नीचे चलो, सरप्लस इन पीएल, बताइए तो कौन सा बैलेंस? इधर देखो, हाँ ये देखो, तो यहां पे कौन सा, 1 मिनट रुकना, यहां पे देख तो कौन सा बैलेंस है? ये वाला कौन सा बैलेंस है इसमें? 24,050। ये सब आपका टीयर 1 कैपिटल है। मैं आपको ना ऐसे करके बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये और ये आपका टीयर 1 कैपिटल है। बस इसमें अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो टीयर 2 है, इसमें अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है टीयर 2 है। सर क्या फर्क है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में और इक्विटी शेयर कैपिटल में? इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है? नीचे सबको जोड़ दिया तो आ गया टीयर 1 कैपिटल। अब नीचे देखो, टीयर 2 कैपिटल, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, आप छोड़ दीजिए, ये चीज आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। उसके नीचे देखो रिवैल्यू, अच्छा ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना बेटा, इसको 55 फिक्स्ड है, 55% माइनस करके लिखा जाता है। मतलब अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 100 करोड़ है तो आप अंदर लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व 100 करोड़ लेस 55%, दैट इज 55। आउटर कॉलम 45 करोड़,
माने एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व टियर 2 कैपिटल है, ऊपर से 55% माइनस करके। तो सर जो 55 है किसने बोला आपको? आरबीआई। तो सर कल आरबीआई इसको 70 भी कर सकता है, 60, 40, 50 कुछ भी कर सकता है। यस, यही तो मैं बोला, बदलता रहता है। क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कभी भी उल्टा हो सकता है। आज कोई चीज का दाम बढ़ा, तुमने रिवैल्यू अप कर दिया, कल परसों साला दाम गिर सकता है। तेरा कमाया हुआ प्रॉफिट कभी उल्टा नहीं हो सकता है, वो ट्रू पैसा है तेरा अपना। पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट थोड़ा ट्रू नहीं है, वो देखने में लगता है हाँ हो गया हो गया हो गया, कल बेचने जाओगे तब पता चलेगा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं अनअर्न्ड प्रॉफिट। क्या? अनअर्न्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आप लॉ की क्लास में जाते हैं, आप लोग तो इतना अच्छा से उस दिन बोल रहे थे मेरे को क्लास में। आप जब लॉ की क्लास जाएंगे ना, या सुन लिए भी होंगे आप लोग, बहुत सारा तो ऐसा चीज भी सुन लेते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व से लॉ के टीचर लोग डिविडेंड देने नहीं देंगे। दे विल नॉट अलाउ ए कंपनी टू पे डिविडेंड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कमाया हुआ प्रॉफिट से डिविडेंड दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से डिविडेंड देने नहीं देंगे। कारण समझो, अरे तुम दे दिया डिविडेंड, कमाया है नहीं, बाद में जब असेट बेचने गया साला उतना दाम में नहीं बिका तो लॉस हो गया ना। कैपिटल, डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल हो गया, डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ, वो डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल हो गया। तुम कैपिटल का पैसा वापस दे दिया तो गलत हो गया ना लॉ में। कुछ बोले, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तुम इसलिए नहीं समझ पा रहे हो कि तुम छोटे हो, बस तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। और जितना समझ में आ रहा है 60 मान के चलो। तुमको लग रहा होगा हमको 100 आ गया सर, सब तो आपका जो बोले सब समझ में आ गया, वो 60 ही है। उससे काम चल जाएगा बच्चों, हाँ भरोसा रखो, उतने से हो जाएगा काम। फिर हम दिखाएंगे बुक में कहां है। एक बार मन करेगा तो पढ़ना उसको, फिर मन नहीं करेगा, फिर लगेगा करियर दांव पे आ गया, मतलब बाकी चीज पढ़ नहीं पा रहे, इतना रिस्क हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बच्चों। जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स। कई बार क्या होता है कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हो, तो उतना प्रोविजन फॉर बैड डेट जितना लॉ बोलता है उतना तक तो ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप कुछ प्रोविजन बना दिए, किसी ने आपको बोला 40 बना, आप 70 बना दिए, किसी ने बोला 0.4% बना, आप 0.9% बना दिए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप बना दिए प्रोविजन, वो तो आपका रिजर्व ही है ना एक तरह का। नेक्स्ट, ये समझ में आता होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। नहीं, कुछ बोलने का कोशिश करता हूं, होपफुली आपको समझ में आएगा। सीए फाइनल में ना बेटा एक चैप्टर है, सब कोई प्लीज ऊपर देखो, वहां उतना ही लिखा हुआ है। मेरा नजर से नजर मिला करके सुनोगे तो हो सकता कुछ समझ में आ जाए। सीए फाइनल में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ाया जाता है। हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। मैं पढ़ाता हूं, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस भी हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ। इसमें क्या होता है ना, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं बोलने का, अगर आया समझ में फैंटास्टिक, नहीं आया तो अमाउंट लिख देना है। अपने को थ्योरी लिखने नहीं आएगा ये क्या चीज है। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर कुछ बता दें, तो कुछ तो पकड़ पकड़ में आए कि क्या चीज है, बोल के मैं खाली बता रहा हूं। तो अब जैसे मान लो मैं ना तुम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जो है डिबेंचर, पर ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर है। मैं तुमसे 100 करोड़ रुपए लिया और तुमको ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर दिया, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर दिया। 100 करोड़ लिया, 1 करोड़ डिबेंचर तुमको दिए, 100 रुपया फेस वैल्यू का था, तुमसे 100 करोड़ ले लिए, एंड दैट इज ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब 10 साल की लाइफ है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम 10 साल के बीच में कभी भी उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो।
तब तक मैं तुमको इंटरेस्ट देता रहूंगा, और अगर तुमने कन्वर्ट नहीं किया तो तुमको 10 साल के बाद तेरा प्रिंसिपल लौटा दूंगा, और अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया तो तुमको मैं इक्विटी शेयर अलॉट कर दूंगा। अब तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की ताकत को एहसास करो कि क्या वो प्लेन डिबेंचर है या प्लेन इक्विटी है या मिक्सचर है। आप समझ पा रहे हो? मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं भाई मेरे। इफ आई एम सक्सेसफुल योर जॉब इज डन, इफ आई एम फेलियर योर जॉब इज अनडन। चलेगा? फिर से, क्या वो प्लेन डिबेंचर है? क्या वो प्लेन इक्विटी शेयर है? नहीं। क्या उसमें हाइब्रिड है, मिक्सचर है? तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट। अब उस हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट का मुन्ना स्टोरी ये होता है कि जो 100 करोड़ हम तुमको लिए ना तुमसे, उसके अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और अकाउंटिंग की जाती है। उस 100 करोड़ को बैलेंस शीट में डेट में नहीं लिखा जाता, और 100 करोड़ को इक्विटी में भी नहीं लिखा जाता। डेट माने लायबिलिटी साइड में, इक्विटी माने शेयर होल्डर फंड में, उसको डिवाइड किया जाता है। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फाइनल में पढ़ोगे। पर मान लो उस प्रोसेस के थ्रू से आउट ऑफ 100 करोड़ 30 करोड़ को इक्विटी माना गया और 70 करोड़ को डेट माना गया। भाई हाइब्रिड है तो दोनों को अलग अलग तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो जो 30 करोड़ जिसको इक्विटी माना गया वो टियर 2 कैपिटल में आता है। थोड़ा तो पल्ले पड़ा है कि नहीं, कि बाइफरकेट करना पड़ा। हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में कौन कौन है उसके अंदर? डेट भी है, माने लोन भी है, और तुम ही तो पैसा दियो ना मेरे को 100 करोड़, तो तुम अपने आप को लेंडर भी फील करोगे और शेयर होल्डर भी फील करोगे, क्योंकि तेरे पास अधिकार है ना। क्या चीज का? कन्वर्ट करने का भी, और नहीं कन्वर्ट करो तो प्रिंसिपल वापस लेने का भी अधिकार है। तो उसमें तो डुअलिटी है ना यार, वो तो सिंगल टाइप का नहीं है ना, डबल टाइप का है। तो उसमें प्रोसेस के थ्रू से दोनों को, तुमसे जो 100 करोड़ हम लिए उसको अलग किया जाता है। उसमें एक पोर्शन को इक्विटी माना जाता है और दूसरे पोर्शन को डेट माना, डेट डिबेंचर को डेट बोलते हैं बेटा, डेट माना जाता है। तो जिसको इक्विटी माना जाता है वो पोर्शन टियर 2 कैपिटल में आता है। नीचे पढ़ो। सबऑर्डिनेटेड डेट। अरे नहीं रे बाबा, हल्का क्या पूरा ही डाउट है? समझाऊं? जैसे, अच्छा अगे ना, कोई आपसे क्वेश्चन पेपर में लिखने नहीं आएगा ये क्या चीज है, बस सबऑर्डिनेटेड डेट एक टियर 2 कैपिटल है, समझ लीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए हम एक बैंक है, हाँ, और जिसको बोलते हैं ना कि जैसे हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको ऐसा फीलिंग एक तो आया ना कि हाँ यार ये इक्विटी भी है, इक्विटी है तभी वो कैपिटल है, तभी वो टियर 1 कैपिटल या टियर 2 कैपिटल बन रहा है। तो उसके अंदर कैपिटल वाला गुण होना चाहिए। उस तरीके से सोचिएगा। मैं बोलता हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग, लेट्स सी वेदर आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट। जैसे मान लीजिए आपसे हम पैसा लिए, आप लोग लेंडर हैं, मैं बोरोवर हूं, मैं बैंक हूं, आपसे मैं पैसा लिया और मैं आपको यह बोला कि इसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे। बीच में आप पैसा मांग नहीं सकते, बीच में आप पैसा मांग नहीं सकते, ठीक। हक आपका बाकी जितना भी लायबिलिटीज है उसके बाद का है।
हक जो है ना आपका मेरे ऊपर, आप पैसा दिए 100 करोड़, तो आपका तो हक बनता है ना मेरे ऊपर, वो हक बाकी मेरी जितनी लायबिलिटीज हैं उसके बाद है आपका हक। माने यू आर वीक, यू आर वीक टाइप का लेंडर। ठीक है, मतलब अगर मैं अभी इंसॉल्वेंट हो गया आपके पैसा लेने के 1.5 साल बाद, समझे, तो बाकी लोगों को पहले पैसा मिलेगा, बाकी जितने भी लायबिलिटी हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करेंट, सब, उनको पहले पैसा मिलेगा, आपको उसके बाद अगर बचेगा पैसा मेरे पास तब हम आपको पैसा देंगे। और आपकी जितनी भी जरूरत हो आप हमसे पहले पैसा मांग नहीं सकते, 10 साल बाद ही पैसा मांगिएगा आप, मैच्योरिटी आएगी तब। और मैच्योरिटी के पहले अगर मैं इंसॉल्वेंट होने को आ गया तो आप समझ गए, पीछे लाइन में खड़े रहिएगा एकदम, बाकी क्रेडिटर लोग आगे खड़े रहेंगे। अब आप सोचिए आपके अंदर इक्विटी का गुण है कि नहीं है? थोड़ा सा इक्विटी का गुण है कि नहीं है? या आपके अंदर लायबिलिटी वाला गुण है पूरा? जल्दी बोलो, है ना थोड़ा सा इक्विटी वाला गुण? तो आपके पैसे को भी ऐसे ही एक प्रोसेस के थ्रू से कुछ पोर्शन को टियर 2 कैपिटल में घुसाया जाता है। मान लीजिए आपसे 100 करोड़ रुपया लिया तो 20 करोड़ रुपए इक्विटी में डाला जाएगा, दैट इज टियर 2 कैपिटल। सबऑर्डिनेटेड डेट मींस कमजोर डेट, सबऑर्डिनेटेड डेट मींस बाकी डेट से वीक डेट। Subordinated debt means other creditors will get preference over you. You are unsecured. You will never be able to call the payment early. On insolvency, you will get the payment at last, just before preferential capital or equity capital. पर अदर liabilities के बाद में some help. इस तरह के डेट को बोलते हैं सबऑर्डिनेटेड डेट। ड्रॉप करूं बेटा? ये मिला दो तो टियर 2 कैपिटल आ गई, ऊपर वाली कैपिटल थी टियर 1 कैपिटल। अब यहां देखिए, मान लो टियर 1 कैपिटल 1000 करोड़, टियर 2 कैपिटल, बच्चों हेल्प करो जल्दी, 200 करोड़, मिला दिए तो 1200 करोड़। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलिए? रिस्क वेटेड एसेट। टियर 1 टियर 2 कैपिटल तो फिर भी समझ में आ जाता है, रिस्क वेटेड एसेट तो 60-40 नहीं होके 30-70 रहता है। सर आइडिया क्या है? आइडिया ये है बेटा कि एक बैंक का जितना भी असेट होता है, एक बैंक का जितना भी असेट होता है, प्लीज बोर्ड में मेरी तरफ देखिए, इधर उधर देखोगे तो ऐसे ही खत्म है। ऐसे कम से कम एक इंपैक्ट तो हम डाल पा रहे हैं ना, आपको हम बोल के कुछ तो समझा पा रहे हैं ना। और आपको तो अच्छा, आप तो पूरा ही समझ रहे हो, आपको तो यू तो फीलिंग गुड, बट आई नो इट इज 60%। एक बैंक की जितनी भी असेट है, ये उसका नाम, ये उसके अमाउंट, क्योंकि आपने अभी अभी बैलेंस शीट बनाई है तो आपको बैलेंस शीट में असेट के नाम और अमाउंट तो समझ में आते ही हैं। अब आरबीआई ने क्या बोला है? हर एक असेट के लिए, क्या? हर एक असेट के लिए आरबीआई ने एक रिस्क वेट परसेंटेज में डिजाइन किया है। ऐसे लिख रहा हूं, ये ऐसे, माने आरबीआई ने बोला अच्छा दिस इज असेट इतना परसेंट रिस्क, अच्छा दिस इतना परसेंट रिस्क, ओके दिस इज द नेम ऑफ द असेट इतना परसेंट रिस्क। आरबीआई ने किसी के बाप को नहीं बताया कि इतना परसेंट वो कहां से लाया। ठीक है सर, वो परसेंटेज कहां लिखा हुआ है? एक अपेंडिक्स में लिखा, हम आपको दिखाएंगे। सर हम लोग को याद करना है क्या? यस, 70 में से 7। सर मतलब 70 तो परसेंटेज है, तुमको उसमें 7 याद रखना है, तेरा एग्जाम में काम हो जाएगा। सर कभी हम बैंक के ऑफिसर बन गए बड़े तो 70 का लिस्ट निकाल के टेबल पे रख लेना, प्रिंट आउट निकाल के तो टेबल में रखना, कौन सा तुमको याद रखना है? बोला तो आदित्य पुरी को भी याद नहीं है। सर वो कौन है? एचडीएफसी बैंक का पिछले 15 सालों से सीईओ है।
उसी को याद नहीं, किसी के बाप को याद होगा, सॉफ्टवेयर में रहता है सब कुछ। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्या लिखा बच्चों हमने? असेट के नाम, ये उसके अमाउंट, ये उसका परसेंटेज रिस्क, रिस्क वेट बोलते हैं इसको, रिस्क वेट। आरबीआई ने बोला इस अमाउंट को इस रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। ठीक है, जीरो, अब जीरो मत बोलना। क्यों 20? यहां कितना कैसे मालूम? क्यों पकड़ लोगे? 1560 भी तो हो सकता है, समझ। बट वो ठीक काम ठीक कर रहा है, वो समझ रहा है। अभी मेरे को इस पे फोकस नहीं है, खाली आइडिया दिमाग लगा ताकि कम से कम कुछ पल्ले पड़े। मल्टीप्लाई करना बच्चों को अच्छे से आता है, कैलकुलेटर में ऐसे बटन दबाते रहते हैं वो लोग सुनने के पहले ही। तो हर असेट के अमाउंट के सामने उसका रिस्क वेट आरबीआई ने बता दिया है, असाइंड है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, रिस्क वेट कॉपी करना है, चुरा लेना है कॉपी करके, सामने लिख देना है, लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना है। इसका नाम है रिस्क वेटेड असेट। मतलब एन असेट का अमाउंट्स आर मल्टीप्लाइड विथ, अब तुम बोलो, व्हेन असेट का अमाउंट्स आर मल्टीप्लाइड विथ रिस्क वेट्स असाइंड बाय आरबीआई, देन वी गेट रिस्क वेटेड असेट। ये वही रिस्क वेटेड असेट है जो मैंने आपको निकालने बोला था। थोड़ा सा समझा पाया मैं? आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेट। अब ये आ गया 9000, हेलो हेलो, ये 9000 आ गया। अब टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को जोड़ दो, 9000 से डिवाइड कर दो, 1200 बाई 9000, 13.33% आ जाएगा। आरबीआई का बोलना है, उसका ख्वाहिश है कि बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 9% रहना चाहिए, कम से कम 9। 8 में था कुछ साल पहले, अभी आरबीआई चाहता है कि वो 10.5 तक पहुंचे। अल्टीमेट टारगेट 12 तक पहुंचाने का है। सर क्या चीज? ये परसेंटेज। सर ये परसेंटेज 8 था, आप बोल रहे हैं। कुछ साल पहले तक आरबीआई ने 8 डिसाइड करके रखा था कि 8% मिनिमम होना चाहिए। अभी बोलता है 9 होना चाहिए, आगे बोल रहा है 10.5 कर देंगे। सबको मालूम है 10.5 कर दिया ऑलरेडी, बेजल 3 नॉर्म्स बोलते हैं उसको, 10.5 कर दिया। अगले कुछ सालों के बाद 10.5 हो जाएगा, 12 तक ले जाने का टारगेट है। सर अभी 9 है तो अभी थोड़ा कम है क्या इसका मतलब? तो 9 तो 12 से कम ही होता है, 9 12 से कम होता है। सर इसका फंडा क्या है? देखिए अब आप लोग थोड़ा कोशिश करके फंडा समझिए। ऊपर में क्या है? यहां पे कैपिटल है ना अपनी। अब टीयर 1 टीयर 2 को गोली मार दीजिए, आप समझ गए, बोल दिए वर्ड्स, थैंक यू। बार बार थैंक यू नहीं बोलूंगा, बोल दिया। ये आपके अपने पैसे है ना, और ये आपका असेट एट रिस्क है। दिस इज योर असेट एट रिस्क, दिस इज योर ओन मनी। तो योर ओन मनी अगर ज्यादा है तो फिर बाहर वालों का पैसा सेफ है ना, बिकॉज ओन मनी तो पहले रिस्क पे रहेगा ना, तो बाहर वालों का पैसा थोड़ा सेफ रहेगा ना, तो डिपॉजिटर का पैसा ज्यादा सेफ रहेगा इफ योर ओन कैपिटल इज मोर। तो ये ओन कैपिटल जिस बैंक का जितना जितना मोर होता है, वो बैंक उतना उतना, जोर से बोलिए, आगे बोलिए, इंग्लिश में नहीं, वो बच्ची बोली, अच्छा होता है। बोला उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा होता है, तो वही पूछ रहे हैं, जिसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा होता है वो बैंक अच्छा होता है, उस बैंक का स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊंचा होता है, वो बैंक सेफ है, लोग उस बैंक का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे। जिसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की 12 बजी हुई रहेगी, लोग उसका शेयर पसंद नहीं करेंगे। इवन बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अब सर अगर वो सरकारी बैंक है तो, अब थोड़ा थोड़ा समझ लो चीज को, थोड़ा थोड़ा मैं बोल रहा हूं, वर्ड आ रहा पल्ले। सर अगर वो सरकारी बैंक हुआ तो क्या किया जाए? बोले क्या किया जाए? नहीं, मर्ज किया जाए, ठीक है। अगर और शेयर इशू करेंगे तो थोड़ा ठीक होने का चांस है। हेलो, तो
आरबी क्या नाम, बैंक शेयर इशू करती है, सरकार शेयर खरीदती है। अभी पहला क्लास जब मेरा हुआ था तो मैंने आपको ये बात बोला था, अब तक तो उड़ गया होगा आपके दिमाग से। 1.5 लाख करोड़ रुपया फिनांस मिनिस्ट्री ने बोला हम बैंकों को कैपिटलाइज करने के काम में लेंगे। नहीं याद है? मैंने कभी नहीं बोला ये बात। अगर नहीं बोला मैं आज बोल रहा हूं। क्या कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको सरकार ने पैसा दिया है। पैसा देने से क्या होगा? सरकार को ये लोग क्या देंगे? शेयर्स। तो शेयर कैपिटल तो सरकार इनका लेगी ना, सरकारी बैंक है ना। तो अगर शेयर कैपिटल आया तो शेयर कैपिटल कौन सा टीयर कैपिटल है? देखो टीयर 1। तो अगर टीयर 1 कैपिटल बढ़ेगा तो बोलो क्या होगा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि नया शेयर इशू कर दो। अब साला कौन नया शेयर खरीदेगा एक ऐसी बैंक का जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है? पब्लिक तो नहीं खरीदेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट का बैंक है। कुछ कुछ ऑलमोस्ट ऑल ना। अब एक बार आप रिस्क वेट का परसेंटेज देखो, वहां कितना दिया हुआ देखो तो। चलो एक एक तो बोलते हैं ना, बोल बोल के याद रखते हैं। ये आपको याद रखना है। बोलो, कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई, इसका 0% रिस्क है। मतलब अगर आपके पास कैश इन हैंड है 1500 करोड़, आरबीआई के पास आपका 1200 करोड़ पड़ा हुआ है, 2700 करोड़, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका रिस्क वेट 0 है, ये आरबीआई ने बोला है। 2 बैलेंस विथ करंट अकाउंट इन अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों के पास आपका जो पैसा पड़ा है, आरबीआई ने बोला उसमें 20% रिस्क है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें 0% का रिस्क है। 4 अदर इन्वेस्टमेंट्स, इसमें 100% का रिस्क है। 5 लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाई गवर्नमेंट, 0% का रिस्क है। एक तो याद करने का बात बताएं, हाँ, जहां सरकार है वहां 0 रिस्क है, जहां आरबीआई है 0 रिस्क है, और जहां अपने पास पैसा पड़ा है तो वो कैसे डूब जाएगा? अपना पैसा दूसरे के पास पड़ा वो ना डूबेगा रे बाबा, अपना पैसा अपने पास ही पड़ा हुआ है, वहां 0 रिस्क है। बोल हाँ। 5 नंबर तक हो गया। चलो 6 नंबर, अदर लोन्स एंड एडवांसेस 100% रिस्क। आगे, बैंक प्रेमाइसेस फर्नीचर एंड फिटिंग 100%। नेक्स्ट, ऑल दी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, बिल्स, ये जो आप लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हो ना जिसको, कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे 100% रिस्क होता है। तो अगर कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी मिला, एक्सेप्टेंसेस इन इंडोर्समेंट्स, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो 100% से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। लास्ट, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, ये क्या होता है मत पूछना, यही नाम रहेगा, ठीक है। नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट 150%, लोन गिवन है ये। क्या बोल रहा हूं? हाँ, अरे बहुत सारा चीज में 150% है सर। ये क्या फंडा है 150%? कुछ नहीं, बढ़ा के रिस्क वेट को बढ़ाना है और कुछ नहीं सर। 150% थोड़ी डूब जाएगा, डूबेगा तो 100 ना। तो सर क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं, बढ़ाना है, डिनोमिनेटर बढ़ाना है। डिनोमिनेटर बढ़ने से परसेंटेज गिरेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट में ज्यादा लोन मत दो। क्या बोले फिर से? हम लोग ये चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट में ज्यादा लोन मत दो। उसका रिस्क वेट 150% कर दिए हैं, नहीं समझे? तो अगर आप ज्यादा लोन देंगे तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाएगा, तो आपको तो खतरा रहेगा ना, बिकॉज 9% तो मेरे को चाहिए ना।
चलेगा कहानी ठीक ठाक? दिस इज हाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज वर्कड आउट। एंड वंस यू फाइंड इट आउट माई सन, आपको आंसर लिख देना है कि भाई मेरा इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ गया। फिर वो आपको बोलेगा आरबीआई को 9% चाहिए, तुम बताओ इसका कम है कि ज्यादा है, तो चेक कर लेना 9 से कम है कि ज्यादा है। लेकिन ना बेटा आज ये 9 है, हाँ कल ये 10.5 होना ही होना है, और आने वाले दिनों में ये 12 तक जाने का पूरा चांस है। हमको विश्वास है कि अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को पूरा सॉलिड करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 12 तक मिनिमम लेके जाना पड़ेगा। अभी भी मैं आपको बात बता रहा हूं, आई हैव वेरी फर्म फेथ, आई डोंट रिमेंबर, ये मैं भी आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग गूगल मार के देखो, अंकल को पूछो, गूगल को हम अंकल बोलते हैं, तो आप गूगल अंकल से पूछो कि एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। आईसीआई देख ले तुम, 15-16 होगा, 15-16। वो 12 बोल रहा है, मेरा अपना मानना है कि 15-16 होना चाहिए। टॉप की जो 4, अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा, एक बार आप सुन लो बस, मेरा लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद आप लोग इसको देखिएगा, थोड़ा फील कीजिए सब चीजों को। ये थोड़ा ऊंचा लेवल का नॉलेज है, बैंकिंग पढ़ाने की शुरुआत अभी हो गई, फाइनल्स में पढ़ोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सबसे बड़े इंप्लॉयर्स बैंक्स हैं। 11.2 ही है, 11.2 अगर एचडीएफसी बैंक का है तो कल हम अपना सारा शेयर बेच देंगे। आप समझ रहे हो, 11.2 अगर एचडीएफसी बैंक का है, हाँ 15-16 होना चाहिए। 16.9 माने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर हुआ ना, तभी तो एचडीएफसी बैंक है भाई। मेरा दोस्त लोग, बहुत सारा दोस्त एचडीएफसी बैंक में है। मेरा एक फ्रेंड है अमित सिंह, एचडीएफसी बैंक में है, जॉब में है, 12-15 साल हो गया जॉब में, ज्यादा हो गया। 2002 में पढ़ता था मेरे पास, 99 में नहीं 2000 में सीए इंटर, 2002 में सीए फाइनल पढ़ा वो लोग मेरे से। वो लोग सब, ये अमित सिंह जो बंदा है ये विवेक सोनी के बैच का है। थोड़ा सा बात सुनो प्लीज। विवेक सोनी लोग जब सीए पास किया ना, ये लोग उसी वक्त का स्टूडेंट है, उसके फ्रेंड ही हैं सारे, सब जानते हैं पर्सनली विवेक को। विवेक भी सेंट जेवियर्स में था और ये लोग भी सब सेंट जेवियर, मतलब हम विवेक से बड़े हैं उम्र में, ये बताना चाहते हैं। तो ये बताता रहता है मेरे को बहुत सारा बात अपने बैंकों की। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है वहां पे, माने इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग जो होती है ना, जैसे रोड सेक्टर को लेंडिंग करनी है, कोई एनर्जी सेक्टर को लेंडिंग करनी है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है उसको लेंडिंग करनी है, कोई रोड बन रहा है उसको लेंडिंग करनी है, ये वो देखता है। तो इन वन वे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। देश में अगर रोड बन रही है, देश का भला हो रहा है ना, आप ही तो उस रोड पे चलोगे। हेलो, तो इन वन वे दे आर डूइंग गुड थिंग्स टू द कंट्री, आई मीन फॉर द कंट्री। उसे एचडीएफसी बैंक रुपया ही कमाएगा, बिकॉज वो ब्याज पे पैसा लगा रहा है। तो बंदा मेरे को बोलता है हमेशा, बोला सर हम लोग का बैंक से ना कोई बैंक नहीं लड़ पाएगा, हम लोग का सिस्टम इतना अच्छा है ना, हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, प्रोसेस को अंदर से इतना स्ट्रांग कर दिए हम लोग कि इसको तोड़ पाने का ताकत किसी इंडिविजुअल में नहीं है। हम बोलते हैं एक्सिस बैंक इज डूइंग गुड, आईसीआईसीआई बैंक इज डूइंग गुड, बोला सर दे मे बी डूइंग गुड, वी आर डूइंग वेरी गुड एंड वी हैड बीन डूइंग गुड सिंस लॉन्ग, दे आर तो डूइंग गुड नाउ, वी हैड बीन डूइंग गुड सिंस 20 years and now तो we are doing very good। तो वेरी गुड विल ऑलवेज बी बेटर देन गुड ना। बोला सर हम लोग आगे हैं। किसी भी दिन वो बोलता है सर गो जितना रुपया एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। बोला सर, हम बोले इक्विटी है, रिस्क कैसे नहीं है? खरीदिए ना सर, हम हैं अंदर में, हम जानते हैं। सब कोई बोलता है, जो एचडीएफसी बैंक में काम करता है, जो नहीं भी काम करता है। मैं एचडीएफसी बैंक का कस्टमर हूं सिंस लॉन्ग, कई साल। कस्टमर मीन्स मेरा सारा अकाउंट, सेविंग, करेंट, बिजनेस, कंपनी का, सबका। मोबाइल बंद कर दे बेटा थोड़ी देर, ये मोबाइल तेरे पास रहेगा। और बेवकूफ बंदे, ये सब सेंटेंसेस दोबारा नहीं सुनने मिलेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुनने मिल जाएगा,
मैं कई साल से क्लाइंट हूं, मुझे मालूम है HDFC बैंक से बैंकिंग करना इज कॉस्टली। हम कोई भी दूसरा बैंक से बैंकिंग करेंगे तो मेरा कम खर्चा में काम होगा, लेकिन हम लोग HDFC बैंक के इतने लॉयल हैं कि नहीं हटने का मन करता वहां से। ठीक है यार, इतना अच्छा बैंक है, थोड़ा चार्ज तो लेगा ही। इट्स जस्ट लाइक गोइंग मूवी इन एन आइनॉक्स थिएटर एंड इन दिस पैराडाइज सिनेमा हॉल। आप साउथ सिटी के आइनॉक्स में एक मूवी देखने जा रहे हो और ये सामने पैराडाइज सिनेमा हॉल है, देखियो ना पैराडाइज। फर्क है कि नहीं हमको बताइए, जल्दी बोले, फर्क है कि नहीं है? सो यू आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर द सेम सिनेमा इन आइनॉक्स थिएटर? बोलिए हाँ या ना। क्यों देते हो? फील करते हो ना कि वहां बेटर ही मिलेगा। वही HDFC बैंक है, सिनेमा तो वही है, फिर भी क्यों देते हो बेटर, ज्यादा पैसा देते हो ना तुम, तो वही हाल कस्टमर का और क्या। प्लीज प्लीज वेट बेटा, लिसन। मतलब मुन्ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा इतना साल का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक एक साल जब आगे निकलता जाता है ना, एक एक साल, जैसे मान लो टुडे के एक साल बाद, फिर एक साल बाद, HDFC बैंक का शेयर का दाम हमेशा पिछले एक साल के बाद बढ़ा हुआ ही रहता है। कभी गिरा हुआ हम देखते ही नहीं है। गिरते वक्त तो सबसे कम गिरता है, बढ़ने में सबसे फ्रंट में रहता है। नहीं समझे? गिरते वक्त, क्योंकि जब गिरता है तो लोग सेफ्टी खोजते हैं, सेफ्टी HDFC बैंक में है। नहीं समझे? तो ये अजीब सी बैंक है मुन्ना। अभी मैं HDFC बैंक गया था, परसों की बात बोल रहा हूं, मैं कोई चीज कभी झूठ नहीं बोलता, नेवर लाई। परसों मैं HDFC बैंक गया था, मेरे पास एक तो फॉरेक्स का कार्ड था, फॉरेन एक्सचेंज का कार्ड HDFC बैंक से मैंने लिया था। आपने मेरी क्लास में सुना भी होगा, मैं कभी ना कभी बोला भी होऊंगा, तो आप मेरे पुराना सेंटेंस को नया सेंटेंस से मैच करके भी पकड़ सकते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच। तो मेरे पास एक तो फॉरेक्स कार्ड था, वो ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक क्यों हुआ? मैं पिन नंबर भूल गया। तो पिन नंबर भूल गया तो 2-3 बार पिन मार देने से फिर, आप तो बेहतर जानते हो सब चीज। तो मेरा लॉक या ब्लॉक, आप जो भी बोलिए, वो हो गया था। तो मैं गया, मेरे को उसको सरेंडर करके नया, मैंने उस पैसा को, मेरा उसमें पैसे पड़ा होता ना, तो मेरे को मेरे अपने अकाउंट में डलवाना था। I went there, I told them, and they did my work in 3 minutes. 3 मिनट लगा ही नहीं। जाते ही साला पहले चेयर में बैठिए, तो आपको दोबारा लगेगा साला यहीं से लेना है। तुमको ऐसा फील होगा कि यार कहीं और क्यों जाएं। सैटरडे के दिन एक्सिस बैंक वाले लोग आए थे मेरे पास। एक्चुअली HDFC बैंक का एक बंदा एक्सिस बैंक ज्वाइन किया था, तो मेरे को जानता था वो। नहीं समझे? तो एक्सिस बैंक का बिजनेस बढ़वाने के लिए वो आया मेरे पास किसी और को लेकर के। बोला सर एक्सिस बैंक से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए, यहां पे अकाउंट खोलिए। हम बोले सर हम लॉयल हैं। बोला सर हम लोग कम खर्चा में करके देंगे। हम बोले मुश्किल है। हम बोले आप अपना डिटेल भेजिए, फिर भी मेरे लिए मुश्किल है। जबकि हमको मालूम है एक्सिस बैंक मेरे को सस्ता में वही काम करके देगा जो HDFC बैंक करके देता है। मेरे तो इतने सारे चेक जमा होते हैं, बहुत सारे चेक स्टूडेंट के आते हैं ना अलग अलग। तो बहुत पहले की बात है, काफी सारे चेक जमा हुए, तो एक बार सब ट्रू बोल रहा हूं, एक बार HDFC बैंक ने मेरे ऊपर 9,000 रुपए का बिल रेज कर दिया कि आपका इतना चेक जमा होता है, तो इतना सारा चेक जमा करने में हम लोगों को उसका फीस लगेगा। हम मेल कर दिया आदित्यपुरी को। हम बोले ये क्या तरीका, आपको साला बिजनेस दे रहे हैं हम लोग, उठा थोड़ी रहे पैसा, डाल रहे हैं आपके बैंक में। हम बोले आप मेरा डिटेल देखिए, कितना साल से रिलेशनशिप है और ये क्या है देखिए। तो ऑब्वियसली आदित्यपुरी उस मेल को नहीं देखेगा, उसका नौकर ही देखेगा, पर वो फैसिलिटी देके रखा है कि यू कैन मेल टू मी। आदित्यपुरी इज गोइंग टू रिटायर इन 2020 दिसंबर।
आदित्यपुरी पढ़िएगा जाके गूगल में, बहुत कुछ पढ़ते हो फालतू फालतू चीज, पढ़ो उस आदमी के बारे में। वापस मेल आया, बोला आपका सारा फीस हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कर रहे हैं मतलब समझे, वापस से क्रेडिट कर रहे हैं और इस गलती के लिए हम लोग माफी मांग रहे हैं। आप बात कर सकोगे दूसरे बैंकों से इस तरह से? आप समझ रहे रिलेशनशिप को लोग कितना वैल्यू देता है? ये फर्क है मुन्ना, कहां से दूसरा बैंक लोग सकेगा? एनीवे लीव। एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12 नहीं है, 16.9 है, एंड इट मस्ट बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द बैंकिंग बिजनेस। उसका कोटक बैंक का, किसका? कोटक बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का और बंधन बैंक का भी मेरे को लगता है कि हाई होना चाहिए। एसबीआई भी लड़ाई कर लेगा उस ऑलमोस्ट नजदीक जाके, बाकी कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लोग 9, 10, 11, 12, 13 के आसपास होगा। किसका किसका देख रहे हो? एसबीआई कितना है? 13.5, कमजोरी है ना। पर 13.5 16.9 से तो कम ही है ना मेरे बच्चों। कैनरा देख एक बार, बहुत शेयर है मेरे पास। चलो एक सम बनाते हैं, चलो बुक में जाके एक सम देखो। एक ही सम तो बचा हुआ है ना, 11 नंबर। जाओ बहुत आराम से सम को देखो। नहीं मिल रहा है? 12.2। और भी नीचे नीचे मिलेगा बेटा, ऐसा मत खोज, हो गया। जिस किसी बैंक के सामने में इंडिया लिखा हुआ रहेगा ना, कम ही रहेगा उसका। अरे जो मैं सच बोल रहा हूं, जो सच है वो बोल रहा हूं प्लीज, इसलिए नहीं, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट बैंक्स। कितना कैपिटल बेचारी सरकार देगी यार, मर्ज करके सब सुधरेगा थोड़ा थोड़ा। हर तो यू कैन नॉट बी एन एचडीएफसी बैंक ओवरनाइट मैन। HDFC Bank has become HDFC Bank in 35 years. ऐसा थोड़ी बोल सकते हो यार। आज आपको दिख रहा है विराट कोहली बन गया, कितना मेहनत किया होगा देखिए। कैसा शरीर था, अभी कैसा शरीर हुआ देखेगी नहीं? साला फिटनेस देख रहे हो? कपड़ा वपड़ा खोल करके निकालेगा तो 12-15 तो ऐप निकल के आ जाएगा। क्या बोलते हो ऐप्स ना, क्या है? देखेंगे ना कैसा फिटनेस है। और साला बाकी सबका फिटनेस को सुधार दिया वो आदमी। फील्डिंग को इस तरह का लेवल पे ले गए हम लोग। इंडियंस वेर द वर्स्ट फील्डर्स द वर्ल्ड। मुझे याद है स्लिप में हम लोग एक एक मैच में 12-12 कैच ड्रॉप करते थे। एक टेस्ट मैच में 12-15 कैच। स्लिप में फील्डिंग ही करना नहीं आता था हम लोग को। चीज ही चेंज हो गया सर। अभी इंडियन फील्डिंग साइड इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड ऑफ द वर्ल्ड। चेंज हो गया, सभी लोग ऑल आर गुड। चेंज कर दिया विराट कोहली। और सोचिए वो किसी को प्रेशराइज नहीं करता है, मैच खत्म होता जिम चला जाता है। सोचिए 9 घंटा साला 8 घंटा 7 घंटा खेल के तुरंत जिम चला जा रहा है। बाकी लोग साला देख के इंस्पायर्ड हो जाएगा। आपके सामने कुछ अच्छा चीज होता है, आप भी तो इंस्पिरेशन तो लेते ही है ना। इसीलिए बोलते ना लीडर्स ऐसा होना चाहिए कि उसके साला काम से ही सामने वाला जनता इंप्रेस हो जाए। छोड़िए, अब एचडीएफसी बैंक का तारीख बहुत हो गया। चलो क्वेश्चन पढ़ो। मेरे को नहीं सुनना, मैंने जो बोला उसमें डाउट नहीं है, पर हम अंदाजा से बोल रहे हैं। रियल डेटा कंप्यूटर तुम्हारा वो बताएगा। अंकल आंटी बता देंगे।
हो गया सर क्वेश्चन पढ़ना। क्या मांगा है बोलो? टीयर 1 कैपिटल मांगा है और टीयर 2 कैपिटल मांगा है और रिस्क एडजस्टेड असेट मांगा है और वो वही है, रिस्क एडजस्टेड असेट, रिस्क वेटेड असेट सेम चीज है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं मांगा, हाँ वही रेशियो मांग लिया ना, तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया। तो ठीक है, सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल के बारे में बात करते हैं। अभी अभी आप पढ़े हो, अब हम लोग देखेंगे कि आप 60% काम कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप 100 कर पाते हो तो फैंटास्टिक। कॉपी में लिखो टीयर 1 कैपिटल। रेडी बच्चों? टीयर 1 कैपिटल में आपके क्वेश्चन के हिसाब से पहला आइटम कौन सा आना चाहिए? लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलिए बच्चों। वो 4,80,000 भी नहीं है बेटा, अजीब सा है। हाँ 48,000 है, मतलब उसके सामने में एक्चुअल में लैक्स है, माने वो है 480 करोड़। तो वो क्योंकि सामने में और 2 जीरो फिर 3 जीरो है, तो उस तरह से वो लिखा है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 48,000, जीरो उरो नहीं दे रहा हूं। और ये सारे फिगर्स इन लैक्स हैं बच्चों। और कोई टीयर 1 कैपिटल अगर आपको दिख रहा हो, मैं जितना पढ़ाया ना उसी से बोलना। अभी याद तो कैसे रहेगा सब कुछ? स्टैट्यूटरी रिजर्व, यस इट इज योर टीयर 1 कैपिटल। अमाउंट डू वी हैव एनी अदर कैपिटल रिजर्व? उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर रहा तो नीचे चला जाएगा, बाकी रिजर्व ऊपर रहेगा। 930 लिखो, कैपिटल रिजर्व 930। अच्छा यहां 930 की नीचे करूं बेटा? यहां 930, ठीक है। $930 कैसे लाए, इसका वर्किंग यहां दे दो ना मुन्ना। कोई इनटैंजिबल असेट वगैरह अगर हो ना, तो यहीं से माइनस कर दीजिएगा। नहीं है ना, टोटल कर दो। टीयर 2 कैपिटल में कौन सी कमजोर कैपिटल है? नहीं, वो तो असेट है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा 2 ठो का नाम बताओ जिसका हमसे तुम भाषण सुने थे, जो टीयर 2 कैपिटल में आती है। हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट और सबऑर्डिनेटेड डेट। अच्छा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते वक्त अगर सबऑर्डिनेटेड डेट वापस आया, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट वापस आया, उस वक्त फिर दोबारा मत पूछना, क्योंकि एनबीएफसी में आने का चांस है। एनबीएफसी भी तो बैंक है ना वर्ड वहां पे, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी, उसमें भी तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स लगता है। और कोई वो सब दोनों तीनों गंदा गंदा नाम नहीं है? बस टोटल कर दो।
अब आप एक 4 कॉलम का एक टेबल बना लो, वर्किंग का नाम दे दो रिस्क वेटेड असेट। तीन कॉलम का ही बनेगा, एक पर्टिकुलर्स के लिए काम आ जाएगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, परसेंटेज और रिस्क वेटेड एसेट। बोलिए, पहले वाले एसेट का नाम, बैलेंस शीट से नाम देख देख के, कैश बैलेंस विथ आरबीआई। इसका अमाउंट, फॉर्मेट रेडी हो गया ना बच्चों? अच्छा, कितना तो परसेंटेज तुमको याद है, हम चेक करेंगे, ठीक है? मेरे पास आंसर है, हम देखते रहेंगे। नहीं, पहले ये अमाउंट बोलो सामने। ये 0% मत लिखो, 0 ही लिखो, परसेंट तो है ही, यहां तो लिख ही दिए, हाँ 0 ही लिखते हैं। नेक्स्ट, वन टू नेक्स्ट, claims on other banks, amount, guess, yes करेक्ट, 20 ही हो। हम अलग से क्लेम ऑन बैंक बोल के कुछ नहीं पढ़ाए थे, मेरे बुक में नहीं था, अब आपको गेस करना पड़ेगा। हाँ, वो अदर बैंक के टाइप का ही होगा। नेक्स्ट, अदर इन्वेस्टमेंट्स, 78, एक टाइम था ये 102.5% था। जैसे एक तो 150 नहीं देखे थे क्या? पूछा ना कि क्यों है ऐसा, मैंने क्या जवाब दिया? आरबीआई चाहता है कि ऐसे लोगों को लोन मत दो, वैसे ये वाला भी है। ये टाइम टू टाइम आरबीआई का परसेंटेज है। एक एक तो चीज, ये 2% क्यों बढ़ा, 3% क्यों गिरा, हम बैंकिंग में ध्यान देंगे तो बाकी चीजों में ध्यान देंगे। और आरबीआई किसी को बताता है? अरुण जेटली को तो नहीं बताया। अरुण जेटली का हमेशा पंगा चलता था आरबीआई गवर्नर के साथ। फिनांस मिनिस्ट्री और आरबीआई दो पिलर है ना जी देश के। तो आरबीआई डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट पागल नहीं हो जाए, अनाप शनाप पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे, अनाप शनाप खर्चा कर दिया खाली वोट लेने के लिए। उसके बाप का क्या जाता है? नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कल मान लो नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है,
आप समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अब मान लो अगला बार इलेक्शन जीतना 2024 में, तो बोला सबको फ्री में 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया, जाओ घर घर आकर के सब फ्री, ये फ्री वो फ्री। आप समझ रहे हो क्या, कहां से देगा? खाली बोल ही तो देगा, बोल के तो वोट ले लिया, तो रुपया तो बर्बाद हुआ ना अपना। और जितना दे दिया मान लो तो बर्बादी है ना यार, कंस्ट्रक्टिव तो काम नहीं है ना देश के लिए। तो आरबीआई लगाम लगाता रहता है, उतना पैसा ही सरकार के पास नहीं आए कि बर्बाद करे ये लोग। लॉट्स ऑफ थिंग्स मुन्ना, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को जब समझने लगोगे, बड़ा हो जाओगे जब, तब आप देखोगे कि कैसे सब में बैलेंस जरूरी है। अब जैसे घर में पापा होते हैं, अभी मान लो घर में सबसे बड़ा मैं हूं, ऐसे मां है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सब मेरा है। हमारे ऊपर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। हम अगर पगला गए तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा ना जी। तो हमारे ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? बीवी का, ऑफिस के कलीग्स का। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अदर इन्वेस्टमेंट्स के बाद फिर से नाम बोलो। लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट। अमाउंट बोलो। 1 to 8। हाँ बेटा, 0। सही चल रहा है अभी तक सब कुछ तुम लोगों का। दैट मीन्स हमने जो 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले वो काम आ रहा है। दैट्स गुड। नेक्स्ट, थोड़ा बोरिंग था नहीं? बहुत बोरिंग था। आगे नाम बोल, नाम। ग्रांटेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमाउंट बोलिए। अच्छा, अब मैंने ये अलग से तुमको कभी नहीं पढ़ाया। हाँ, ये जो राइट गेसिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये वो 70 है, ऐसा 70 तो परसेंटेजेज है। इसमें कुछ कुछ तुमको बताया गया, उसी के बीच से कोशिश, मतलब भगवान अगर चाहेगा तो उसी के बीच से सम आएगा। अगर कुछ दूसरा अल्टा पल्टा पूछ दिया तो देख तुम भी कर तो नहीं पाएगा, सिंपल सा बात है। अगर सम पूछ दिया तो 0 गुड आंसर। और बोलो बेटा, रुक जाओ, एक बार मेरा खत्म हो गया स्पेस तो मैं थोड़ा लाइन टान देता हूं। 3 बार आया हुआ एग्जाम में ये, एकदम यही डेटा, इससे कम। 10 मार्क्स, एक बार 10 एक बार 12। सिंपल है ऑप्शन। वैसा मैं ऐसे नहीं बोल पाता कौन सा ऑप्शन में रहता होगा, इसमें उसमें ऐसे थोड़ी एक एक तो पैटर्न मेरे को याद है 15 साल पुराना भी। बट हाँ, बनता है बच्चों से। मैंने बच्चे अगर नर्वस नहीं है तो बच्चे बना देते हैं, 1 और 2 एरर के साथ बन जाता है। इतना गंदा भी नहीं है भाई, बैलेंस शीट बना दी इतना गंदा वाला, तो उससे तो स्टैंडर्ड ही है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम ही समझ में नहीं आया, अब तो पल्ले भी पड़ा है चीज की हाँ हम क्या कर रहे हैं। बोलिए। अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अमाउंट बोलो। 100 लिखे हैं। टू 20 अभी तक आप लोगों ने जितना बोला परसेंटेज वाइज सब करेक्ट था। अब ऑफ बैलेंस शीट आइटम, जिसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हो, उनको ऑफ बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? हाँ, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ऑफ बैलेंस शीट है, बाहर वाली आइटम से। बोलिए। 1 मिनट में जरा
ऐसे लिख दूं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट्स 3 और कुछ बहुत बढ़िया, ऑल करेक्ट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू, पहले टीयर 1 और वो बताओ, मैं एक एक करके अमाउंट बोलो। टीयर 1 का अमाउंट बोलो, 1 मिनट। सर एक बार होमवर्क जरा देखिए तो। अच्छा ये आया 7.65, कुछ कमेंट करने बोला है कि लो है या हाई है या खाली निकालने बोला है? तो निकाल दिए हम लोग। अब आपसे हम कमेंट मांग रहे हैं, नीचे है कि ऊपर है? हाँ बहुत नीचे है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस बैंक को कैपिटल चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कहीं से पैसा लाने की जरूरत है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर बुद्धि वाइज बोल पाते हो, जैसे एक तो ठीक है कैपिटल रेशियो बढ़ाने के लिए कैपिटल लाओ, इससे कुछ बोलो तो। बोलो, रिस्क वेटेड जिसका ज्यादा है उस असेट को रिलीज करके ऐसी असेट में पैसा लगाओ जिसमें रिस्क कम है। समझ गए कि नहीं? हमको बताओ, एग्जाम्पल मत दो यार, तुम छोटे नहीं हो। बार बार इतना देर हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, 15 मिनट में बच्चों को रटाते हैं, छोड़ते हैं। डिस्कशन करने का मन किया तो किए इतना लंबा। और दूसरा तरीका भी है ना इंप्रूव करने का। गंदी जगह पे जो आपका पैसा जाम है उसको रिलीज करके अच्छी जगह में पैसा लगाओ ना, जहां पे रिस्क कम है। होमवर्क क्या क्या बचा हुआ है बताओ? 7 बचा हुआ है, ओके, और 10 बचा हुआ है। तो आज का होमवर्क 7 और 10 है। 10 में ना, 10 में मुझे याद नहीं है, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कोई एक अमाउंट मेरा रॉन्ग है। मेरा रॉन्ग है मीन्स आपका करेक्ट रहेगा। एक बार बात कर लेते हैं ना, 10 नंबर सम को डिस्कस करो मेरे साथ। बोले इक्विटी शेयर कैपिटल, टायर नहीं बे, टीयर 1 होता है साला। टायर 2 को ट्यूब 1 बोल देगा ये लोग, टायर एंड ट्यूब कंप्लीट। चलिए बताइए, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में 18 लाख लिखा है, रिवैल्यूएशन बाकी सेल। कौन टीयर 2? 18 इज टीयर 2, 68 इज टीयर 1, और 18 में भी 55% माइनस। रियल नहीं है ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। बताए तो थे इसके बारे में, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना, असेट को बढ़ा करके लिखा हुआ है। बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा उतना में तब। कैश बैलेंस विथ आरबीआई 0, बैलेंस विथ अदर बैंक 20, अदर इन्वेस्टमेंट्स 100,
लोन गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0, अदर्स 100, प्रेमाइसेस 100, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स दोनों 100। इसका परसेंटेज में मेरा आंसर हो सकता है गलत हो, क्योंकि हम कोई सा ना वो 102.5 नहीं बोले थे क्या, हो सकता है वो 102.5 पे बना के छोड़ दिए हों और रिवाइज नहीं किए हों। ठीक है, तो आप हल्ला चिल्ली मत मचाइएगा, आप जो बोले उससे करके आंसर देख लीजिएगा, और अगर मैंने रिवाइज करके ठीक कर दिया हो तो नथिंग लाइक दैट, और क्या। ठीक है, सो बैंकिंग इज ओवर फ्रॉम माई साइड। ठीक ठाक लगा बैंकिंग? हाँ, लर्निंग तो ह्यूज है भाई साहब, ह्यूज। आज के जिस बैंकिंग का ग्रोथ के बारे में बता रहा हूं, तुम्हारी एज में जब थे, बीकॉम जस्ट पास किए होंगे या मान लो बीकॉम में पढ़ते होंगे, तो हम लोग जब बैंक में अपना पैसा जमा करने जाते थे या विड्रॉ करने जाते थे, तो जो बैंक का स्टाफ होता था वो इतनी मतलब उस नजर से देखता था, उस मतलब इतने घटिया नजर से देखता था कि हम लोग उसके घर खाने आ गए बिना बुलाए हुए। मतलब उसको काम करने में नानी मर जाती थी उसकी। They just did not want to work. They did not. मतलब कभी अगर पासबुक लेके उनके पास चले गए कि भाई इस पासबुक को जरा अपडेट कर दीजिएगा, पासबुक अपडेट समझते हो? आप लोगों के पास अभी भी पासबुक आता है कि स्टेटमेंट भी आ जाता होगा? अब तो आप लोगों के पास इंटरनेट में आ जाता होगा, आप तो मेल पे हाँ एक एक ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाता होगा, बैलेंस सीडी करके। नहीं, क्या चेंज हो, मतलब चले जाते थे। मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है बता रहा हूं, चले जाते थे तो पहले तो इस तरह से देखता था कि तुमको लगता है कि तुम साला अनवांटेड आदमी घुस गया किसी के, ट्रेस पासिंग हो गया। ट्रेस पासिंग समझते हो? मैंने यू डिड ए ट्रेस पासिंग। स्ट्रेंजर को भी लोग अच्छी तरह से देखते हैं रे बाबा, स्ट्रेंजर को भी उस तरह से नहीं देखते भाई हम लोग। ठीक है, और फिर जैसे मान लो कोई डीडी बनाना हो या मान लो कोई चेक विड्रॉ करना हो, कोई रुपया निकालना हो, एक टोकन दे देते, बोलो 3 बजे आइएगा, कम एट 3 PM। 11 बजे गए हम। आज का सीन ये है कि मैनेजर को फोन करते हैं, बोला आप वहीं रुकिए, हम आदमी भेज रहे हैं, सारा काम करके आपके पास, काम करके क्लोज करके आपके पास आके बोल के जाएगा ये काम हो गया कि नहीं। सीन का चेंज देख रहे हो? सारा पब्लिक सेक्टर बैंक का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर बैंक ले गया। जो बिजनेस आज के 15 साल 20 साल पहले एसबीआई का, पीएनबी का, कैनरा बैंक का था, वो आज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक ने ले लिया। 100% कस्टमर सभी इन्हीं लोगों के थे। ये तो बैंक ही नहीं थी, मेरे सामने प्राइवेटाइजेशन हुआ, मैंने अपनी आंख से देखा एचडीएफसी बैंक को बनते हुए। तब मेरे को नहीं भरोसा था कि ये लोग ऐसे ग्रो कर जाएगा, ये लोग इतना कमीना निकलेगा, माने इतना चमार निकला। सॉरी हाँ, माने हम जात के ऊपर नहीं जा रहे, बट व्हाट आई वांटेड टू से इज इतना खत्म निकलेगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कहां से कहां चला गया और ये लोग कहां से कहां चला गया। समझ में आना चाहिए ना, बिजनेस करने बैठे रे बाबा। वी आर डूइंग बिजनेस हियर, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट। बिजनेस जब मन बिजनेस करने का रहेगा तो सर्विस इंप्रूव करेंगे ना, बिकॉज सर्विस सेक्टर ही तो है ना, कोई माल तो बेच नहीं रहे हो। और बोलते हैं आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू करेगा, जबकि अभी तो एसबीआई भी बहुत इंप्रूव कर गया, माने ऑलमोस्ट एट पार विथ प्राइवेट बैंक्स। जब एक 15 से 20 साल पहले 1995 में 1995 हम कलकत्ते में सीए फाइनल कर रहे थे, तो एचएसबीसी बोल के एक बैंक है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचएसबीसी बैंक। अब तो बंद हो गया होगा कलकत्ता, अब तो सब जगह बंद हो गया होगा। इंडियन बैंकिंग है,
इंडियन बैंकिंग में उनको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, सो दे आर क्लोजिंग डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया. इट्स अ बिग बैंक ऑफ चाइनीज कंपनी है वो. मतलब उस बैंक के अंदर जब घुस गए, डलहौजी में था, हम घुसे, हम बोले बैंक है. हम लोग बैंक कैसा देखे हुए थे कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया टाइप बैंक सब देखे हुए थे. वहां घुसे, साला सोफा उफा बड़ा, पानी लेके आ रहा है एक आदमी. हम बोले यार गलत जगह पे घुस गए. हमको जब घुसे वहां पे इतना बड़ा सारा कहानी, उसी दिन हमको समझ में आ गया कि आने वाला कहानी ऐसा है कि मेरा गलती था कि मेरे पास पैसा भी नहीं था और हम प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट नहीं किए. नहीं तो अपॉर्चुनिटी हमको उसी दिन समझ में आ गया था कि सारी बैंक को ऐसा बनना पड़ेगा. आज देखिए जाकर के HDFC बैंक में घुस के देखिए एक बार, आपको एक अच्छा फील होगा. चलिए 10 मिनट के बाद मिलते हैं. अच्छा सुनिए ना, फ्राइडे को और क्लास ऑफ नहीं होगा. एक्चुअली मैं जा रहा हूं वैष्णो देवी, थोड़ा सा कश्मीर नहीं जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, पूजा के लिए जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं. सीधा कश्मीर मतलब. तो मैं ना फ्राइडे को मॉर्निंग में जाऊंगा, मंडे को इवनिंग में आ जाऊंगा. तो तुम्हारी फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ग्रुप 2 की क्लास रहेगी. एक फ्राइडे तुम लोग नहीं किए थे. हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप वगैरह आ गया, बच्चों का बोलता है मार आज तो अयोध्या का फैसला आएगा. बच्चे लोग खाली बहाना चाहिए. हम साला वहां प्रेशर में आ गए, चाचा जी की डेथ में गए हुए थे. हमने बोला विक्रम को, विक्रम देखिए बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं. तो बोला ठीक है ऑफ करवा देते हैं. तो आप लोग किस किस तरह से ऑफ लेते हो देखिए. आदमी को शमशान घाट से SMS करना पड़ता है. तो आप लोग डरेंगे, आप लोग सही हैं, डरेंगे नहीं. लेकिन ठीक है, बच्चे संभल के आए. हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, एक दिन बाद में पढ़ा दें तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है. योर लाइफ इज मच मोर प्रेशियस देन 1 डे का क्लास अर्ली. वी कैन अंडरस्टैंड दिस. अच्छा सुनो बच्चों, फ्राइडे और सैटरडे को क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटेंजिबल एसेट हाफ हुआ था. इंटेंजिबल एसेट एक ही क्लास में होने का था. नहीं मैं बोला था, लेकिन मैंने जाके देखा था सम्स बन गया था क्या. एक बार इंटेंजिबल, बस 1 मिनट रुक जाओ, आज की क्लास में यही छोड़ दूंगा ठीक है. इंटेंजिबल एसेट में 2 क्वेश्चन था एक्सरसाइज में. 1 मिनट मेरे को देख लेने दो, मेरे पास बुक है. जस्ट वेट फॉर ए मिनट माय सन. ये रहा इंटेंजिबल एसेट का स्टोरी. ये 87 नंबर पेज. मेरे को टाइम दो थोड़ा सा बच्चों. एग्जाम्पल 2 ही है, माने एक्सरसाइज 2 है. हाँ, और एग्जाम्पल बाप रे बाप 14 ठो है. तो पढ़े कि नहीं आप लोग? पढ़िए उनको, सुनिए. अब आप समझिए कितना बड़ा डिस्पैरिटी है. 14 एग्जाम्पल है और 2 क्वेश्चन आंसर है जो क्लास में आप कर रहे हो. मतलब पढ़ने का इंपॉर्टेंस कितना आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. तो ये 14 एग्जाम्पल आपका आज होमवर्क है और 2 क्लास का हम करवा दिए थे, बोल रहे हो तुम लोग. क्लियर है? इन 14 को गो थ्रू कीजिएगा जरूर से जरूर. क्लियर? समझ में तो आया. इंटेंजिबल एसेट तो सस्ता एएस है, इजी सा एएस है. हाँ सस्ता माने तो समझ में आ जाए. आप लोग ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पढ़ सकते हो, ये इजी सा एएस है. टैक्सेस ऑन इनकम मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये आप नहीं सकोगे. और ये जानते हो मैं कब पढ़ाऊंगा? जब आपका इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा. इनकम टैक्स का सिलेबस खत्म होगा तब.
तो वक्त लगेगा अभी 2-3 महीना कम से कम। और अर्निंग पर शेयर हम ही पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आप पढ़ सकते हो। तो 2 दिन है ना, एक दिन में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाएगा और एक दिन में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो जाएगा। दोनों डिस्क्लोजर रिलेटेड है, से अकाउंटिंग नहीं है, खाली सुनना है बस, समझना नहीं है। सुनने से हो जाएगा। तो ये 2 दिन आप लोग ये कर लो, ठीक है। और ट्यूसडे को ना बच्चों वापस से ये वाली बुक लेके आओगे। नहीं ये नहीं, बैंकिंग वाला बुक लेके आओगे। चलो आज की क्लास में खत्म करता हूं, आज जल्दी छोड़ देता हूं। नहीं, कोई चीज YouTube पे नहीं डलता है। हमको ये वाला बुक नहीं मिला तो हम क्या कुछ ऑफिस से ले लें? बोलो ना सर। वो जो पीछे 2 लड़के बैठे हैं उन्होंने ऊपर पानी गिरा दिया पे। गलती से गिर गया। नहीं सर, 3 बार गलती से कैसे होगा? मैं बोल देता हूं। अच्छा बच्चे लोग, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मैंने पहले दिन भी बोला था, ऑलवेज बी केयरफुल। खास करके जब आप फीमेल या गर्ल्स लोगों के साथ मिसबिहेव करते हो, गलत बिहेवियर करते हो, मेरे को एकदम बर्दाश्त नहीं है। माने हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगर मेरी क्लास के बच्चे ऐसा करेंगे तो। मैं इतना इमोशनल हूं इन सब चीजों को लेकर के। प्लीज ढंग से, कुछ हुआ नहीं बड़ा चीज, बट फिर भी आप केयरफुल रहिए। थैंक यू, जाइए। अच्छे बच्चे हम लोग, साला पढ़े लिख के तो बच्चे हैं। मेरा अलग टाइप का हिसाब, आप पहचाने कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। अरे ठीक है, सुनिए बच्ची, हो गया ना, बोल तो दिया गया। इसके बाद कभी नहीं होगा। किसी ने किया, आप कभी थोड़ी बोल पाएंगे। अरे यस, आई डिड दैट फॉर यू, आई डिड दैट फॉर यू। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं कुछ, इट्स डन। किसी को फाइट थोड़ी करना है। अरे नहीं, कौन बोल रहा है? मैंने मना कर दिया तो उस बच्ची को। मैंने क्या करें उसके बाद? मार दे उसको, थप्पड़ मार दें। कुछ खराब नहीं होता इमेज, वो मैं समझ सकता हूं, मैं इतना बच्चा नहीं हूं। झमेला कुछ नहीं करना लाइफ में। अरे गजब कर रहा, वही तो झमेला है। मेरा बाप बुझी परनू किंती कोई भी कौन कोई भी कौन हूं मु बुझी पारनी बुझुची ना मु बुझुची तोते कहवा दरकार नहीं। सरीगला कथाटा, आम कथा सरीगला। हाँ जरूर, हाँ ये हुआ ना लाइटर नोट। दो लोग झमेला कर रहे हैं, हम लोग हल्का बात करते हैं, चीजों को लाइट कर देते हैं। हाँ ये उड़िया है, हमारा गांव का, मतलब जहां मैं रहने वाला हूं वहां का बात। वेरी नियर टू बंगाली, वेरी नियर टू